Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about कि जो अभी 45th मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में 17 सितंबर को, तो उसकी प्रेस रिलीज़ में क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, जो भी चेंजेस आए हैं जीएसटी में वो क्या हैं। तो प्रेस रिलीज़ में हमें किसी भी जो है जो रिकमेंडेशंस हुए हैं उसकी समरी पता चलती है। ठीक है, जब भी उसका इन डिटेल हमें जानना होता है तो हमें रुकना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है कि उसके लिए नोटिफिकेशंस इशू हो या फिर कोई क्लैरिफिकेशंस आएगा फर्दर, तब हमें उसकी इन डिटेल पता चलती है। तो अभी हम प्रेस रिलीज़ में एक समरी पता कर लेते हैं कि जो भी चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं वो क्या इफ़ेक्ट करेंगे हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें, जो जीएसटी की प्रैक्टिस है उसमें कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे और क्या क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस जो है रेट्स में किए गए हैं। अभी रेट्स के चेंजेस को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जीएसटी लॉ में क्या क्या रिकमेंडेशंस है। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर, कि जीएसटी लॉ और प्रोसीजर में क्या चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं। तो पहला है कि मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन, की ट्रेड फैसिलिटेशन को करने के लिए उन्होंने क्या क्या मेजर्स प्रोवाइड किए हैं। रिलैक्सेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग फॉर्म ITC 04, ITC फॉर्म 04 पहले हम बताते थे किसको भरना पड़ता था। ये भी जो जॉब वर्कर होते थे उनको अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए ITC 04 भरना होता था, और ये उनको क्वार्टरली भरना होता था। अभी तक क्या था, क्वार्टरली भरना होता था। तो फिर इसमें क्या किया गया है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी गई है फॉर फाइलिंग ऑफ GST ITC 4। क्या रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है, रिलैक्सेशन ये प्रोवाइड की गई है कि अब उनको जो ITC 4 भरना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर उनका एग्रीगेट जो टैक्स पेयर है उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, मतलब लास्ट ईयर का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अगर ₹5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे सिक्स मंथ्स करना है, मतलब कि उसे सेमी एनुअली करना है। पहले क्वार्टरली करना था, अब उसे सेमी एनुअली करना है। ठीक है, अगर क्या है, अगर उसका टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ₹5 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, सॉरी 5 करोड़ नहीं, एक्सीडिंग 5 करोड़ है, तो फिर उसे जो है 6 मंथ्स में भरना है ITC 4, मतलब सेमी एनुअली भरना है, 2 बार भरना है। पहले उसे क्वार्टरली भरना था। और क्या है, टैक्स पेयर्स हुज एनुअल एग्रीगेट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक है उसका एनुअल टर्नओवर, तो फिर उसे जो है ITC 4 जो है क्या भरना है, उसे एनुअली भरना है, बस उसे एक बार भरने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला हमने देख लिया क्या चेंज है। ITC 4 जिसको भरना था उसके लिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी गई है कि अगर उसका टर्नओवर एनुअल टर्नओवर कितना है, अब 5 करोड़ है, तो उसे ट्वाइस ईयर भरने की ज़रूरत है, मतलब सेमी एनुअली भरना पड़ेगा। और ऐसा अगर 5 करोड़ तक है उसकी एंड एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, हमें किसका देखना है, लास्ट ईयर का, तो फिर उसको क्या, उसे जो है एनुअली भरने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिकमेंडेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इन द स्पिरिट ऑफ अर्लियर काउंसिल द इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट कैश लाइबिलिटी सेक्शन टू बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 July 2017। ये लास्ट वाली जो हमारी मीटिंग हुई थी, उस पहली मीटिंग हुई थी, तो उसके में प्रोवाइड किया गया था कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में चेंजेस प्रोवाइड किए गए थे कि उसको अमेंड किया गया था विद इफेक्ट 1 July 2017, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गया था। और ये कहा गया था कि जो है टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस पे देना पड़ेगा, ऑन इन एलिजिबल ITC अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। ये अब हो गया है। ठीक है, पहले था कि इनएलिजिबल ITC अवेल, उसको क्या था, जो रिकमेंडेशन प्रोवाइड की गई थी उस काउंसिल मीटिंग में, उसमें वर्ड्स यूज़ किए गए थे ITC इनएलिजिबल ITC अवेल्ड। अब उसको क्या कर दिया गया, अब उसको कर दिया गया ITC अवेल्ड एंड यूटिलाइज। इनएलिजिबल ITC अवेल मतलब हमने सिर्फ अवेल नहीं किया, हमने अगर उसको यूटिलाइज भी कर लिया है तब हमें उस पर जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कौन से रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 18%। और ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट थी कि हमें पुराने से लेना है, अभी से नहीं। जब दिन से ये अमेंडमेंट आए थे, ये चीज़ आया था, उस दिन से नहीं, बल्कि हमको रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई से हमने कोई भी ऐसी ITC थी जो ले ली थी तो हमें उस पर देना था इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। तो उसके लिए एक चेंज प्रोवाइड कर दिया गया है, एक क्लैरिफिकेशन के थ्रू ये प्रोवाइड किया गया है कि जो इनएलिजिबल ITC अवेल्ड लिखा था उसके लिए अब वर्ड हो जाएगा इनएलिजिबल ITC अवेल्ड यूटिलाइज। मतलब हमने अगर ITC अवेल कर लिए, मतलब हमने क्लेम तो की लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर हमें 18% नहीं देना है। लेकिन हमने उस ITC को अवेल भी किया और उसको यूटिलाइजेशन भी कर लिया है उसका, तो फिर हमें जो है एट द रेट 18% देना। और ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। ठीक है, अब हम थर्ड अमेंडमेंट अपनी देख लेते हैं। थर्ड है कि अनयूटिलाइज्ड बैलेंस इन CGST एंड IGST कैश लेजर में बी अलाउड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब कोई भी हमारा जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है CGST में है या IGST में है, तो फिर जो है हमारा डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं कि सेम पैन है,
डिस्टिंक्ट पर्सन पहले हम लोग देख लेते हैं कौन होते हैं। डिस्टिंक्ट पैन होते हैं कि हाँ जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका पैन सेम है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि दो अलग अलग जगह उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, दो अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। सेम पैन है लेकिन दो अलग जगह पर रजिस्टर्ड है तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन की कैटेगरी में है और क्या है उसका अनयूटिलाइज बैलेंस है CGST और IGST में किसी एक जगह और दूसरी जगह क्या कर रहा है उसे टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो फिर उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो अपना जो है क्रॉस ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस कर सकता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर सेम पैन है तो वो क्रॉस ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस कर सकता है। इसका ये इसलिए किया गया ताकि जो अननेसेसरी प्रोसेस होता है कि एक जगह हम रिफंड क्लेम करते हैं, एक जगह वापस जो है उसको पे करते हैं, उस प्रोसीजर को अवॉइड करने के लिए ये जो है हमें ये प्रोसीजर दे दी गई है। अमेंडमेंट के थ्रू ये भी एक अच्छा रिलैक्सेशन दे दिया गया है डिस्टिंक्ट पर्सन को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है कि इशुएंस ऑफ फॉलोइंग सर्कुलर्स इन ऑर्डर टू रिमूव एम्बिग्विटी। ये कुछ एम्बिग्विटी थी, कन्फ्यूजन थी अभी तक, तो सर्कुलर इसके लिए आएगा भी, जो बहुत ही जल्दी आएगा। तो बता दिए कौन कौन से इशू जिसके लिए आएगा। अभी इसमें कुछ बताया नहीं गया, इसके लिए भी सर्कुलर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ऑन स्कोप ऑफ इंटरमीडिएट सर्विस के क्लैरिफिकेशन के बारे में एक सर्कुलर आएगा। फिर क्लैरिफिकेशन लिंक टू इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, इसका भी क्लैरिफिकेशन आएगा। ठीक है, फिर लिखा है पर्सन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉज ऑफ एनी अदर कंट्री आर टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटीज। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड है और वो बाहर रजिस्टर्ड है, आउट ऑफ इंडिया है, तो वो जो है डिस्टिंक्ट पर्सन ही, वो सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा। सेम पैन है उसका, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है और आउट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे हम लोग, उसको क्या सेपरेट एंड लीगल एंटिटी मान लेंगे। इसको भी अभी इसके लिए भी क्लैरिफिकेशन आएगा, तब इन डिटेल सब समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि जो है क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन GST रिलेटेड इशूज़। इसमें क्या है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट एंड नॉट द डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस शैल डिटरमाइन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST एक्ट। ये ITC क्लेम करने के लिए था कि हमें ITC जब क्लेम करनी होती है तो फिर हम किसकी डेट देखेंगे, हम ये कब से होगा, ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 में। इसमें है कि इशुएंस ऑफ डेबिट नोट, मतलब डेबिट नोट की हम डेट देखेंगे, ना कि जो उसका अंडरलाइंग इनवॉइस था उसकी डेट देखें। हम किसकी डेट देखें, हम डेबिट नोट की डेट देखेंगे। अपना ITC क्लेम करने की जो लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग ITC होती है वो दी है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर। तो इसके लिए हम जो है डेट ऑफ इशू ऑफ डेबिट नोट देखेंगे, ना कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि देयर इज नो नीड टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ tax invoice in case where invoice has been generated by the supplier in the manner prescribed in the rule 48(4). तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम टैक्स इनवॉइस लें अगर हमने इस रूल के अकॉर्डिंग अपना जो है टैक्स इनवॉइस जनरेट कर रखा है। फिर क्या है, ओनली दोज गुड्स विच आर एक्चुअली सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए सब्जेक्ट है, दैट इज ऑन विच एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज़ टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट विल बी कवर्ड अंडर द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 का जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुआ था, तो उसके अंदर वही गुड्स आएंगे जिसके अंदर जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। ठीक है, और उसी के लिए जो है जो अवेलमेंट ऑफ रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड ITC होगा उसी के लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रोविजन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन CGST 2017 फॉर रिमूविंग एम्बिग्विटी रिगार्डिंग प्रोसीजर एंड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गफुली पेड एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन। ये अभी आएगा, इसके लिए उसके लिए वो प्रोविजन बनाएंगे ताकि जो हमने जो रिफंड हमने क्लेम करना है, जो हमने रॉन्गफुली पे कर दिया था, उसके लिए टाइम लिमिट क्या है वो अभी उसके लिए क्लैरिफिकेशन लाएंगे। फिर क्या है, मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लाइंसेस इन GST। कुछ मेजर्स और दिए गए हैं ताकि GST को और अच्छा कर सकें, सही कर सकें। ठीक है, स्ट्रीमलाइन मतलब एक लाइन में ला सकें। फिर क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी मेड मैंडेटरी। क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया। किसके लिए, फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम करने के लिए, या फिर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करना है तो हमारे लिए आधार ऑथेंटिकेशन करना कंपलसरी है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, फिर क्या है, लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 1। मतलब अभी तक जो GSTR 1 की हम लोग लेट फीस नहीं लगती थी, वो भी क्या है, लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 1 टू बी ऑटो पॉपुलेट। क्या होगी, वो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी कहाँ पे, जो भी हमारा GSTR 3B होगा नेक्स्ट, और जो भी हम GSTR 3B भरेंगे उसमें हमारा GSTR 1 का जो है
लेट फीस भी आएगी। ठीक है, अब इसके लिए हम देख लेते हैं कि इन्होंने अभी क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन इशू का, तब हमें मिल जाएगा कि जो है ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट होगा कि अभी प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट होगा, कब से होगा, इसका भी वो क्लैरिफिकेशन देंगे। नेक्स्ट है कि लेकिन ये पक्का है कि अब GST 1 लेट के भी हमें लेट फीस पे करनी पड़ेगी। GST 1 लेट हम भरेंगे, डीले रिटर्न भरेंगे तो फिर हमें उसके लिए जो है लेट फीस भी भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि रिफंड टू बी डिसबर्स्ड इन द बैंक अकाउंट विच इज़ लिंक टू द पैन, हम उसी में रिफंड इशू करेंगे, उसी बैंक अकाउंट में इशू करेंगे जिस पैन पे हमने रजिस्ट्रेशन किया है और वही पैन उस बैंक अकाउंट में दिया है, तभी हम जो है रिफंड इशू करेंगे, उसी बैंक में इशू करेंगे। फिर क्या है, रूल 59 सबसेक्शन 6 ऑफ द GST रूल्स टू बी अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम कब 1 जनवरी 2022 को कर दिया है, वो पोस्टपोन कर दिया है। पहले कहा था कि शायद अभी से होगा, 1 सितंबर से होगा। ठीक है, दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश फॉर्म GSTR 1 इफ ही हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न इन GSTR 3B फॉर द प्रीसीडिंग मंथ। ठीक है, ये जो 59 सबसेक्शन 6 का जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था और कहा था कि 1 सितंबर से करेंगे, उसके लिए उन्होंने अब क्या कहा है कि वो 1 जनवरी 2022 से करेंगे, इसको एप्लीकेबल अभी नहीं करेंगे, 1 जनवरी से करेंगे। ठीक है, उसको तो चलो पोस्टपोन कर दिया अभी के लिए कि अगर हम अपना पुराना GSTR 1 नहीं भरा है तो हमें GSTR 3B नहीं भरने मिलेगा। ठीक है, ये 1 जनवरी से लागू होगा। फिर क्या है, रूल 36 सबसेक्शन 4 ऑफ द GST रूल्स 2017 टू बी अमेंडेड वंस द प्रपोज क्लॉज AA ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन टू द CGST एक्ट इज नोटिफाइड टू रिस्ट्रिक्ट क्या अवेलमेंट ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट्स टू द एक्सटेंट द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइसेस डेबिट नोट्स आर फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन फॉर्म GSTR 1 और इफ ना कम्युनिकेट टू द इंटरेस्टेड पर्सन फॉर्म GSTR 2B। इसका मतलब कि जो भी हमारा रूल आया था जिसमें हमें कितना अभी 5% अलाउ होता था एक्स्ट्रा ITC, जितना भी हमारा दिख रहा है GSTR 2B में, उसको जो है कुछ दिन बाद हटा के पूरा 100% कर देंगे कि हमें सिर्फ 100% उतना अलाउ होगा जितना हमारा GSTR 2B में दिख रहा है, उसके अलावा नहीं अलाउ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी उन्होंने बता दिया है कि अभी नहीं आएगा, ये कुछ दिन बाद आएगा, अभी वो बताएंगे कि कब से आएगा ये। ठीक है, तो ये हो गए हमारे और जो है मेजर्स हो गई, हमारे सारी जितने भी हम लोग ने प्रोसीजर में उन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज किए वो सारे ये हो गए। अब इसके अलावा जो उन्होंने प्रपोज किया वो सारे बेसिकली रेट्स के चेंजेस है, वो हमें देख के पढ़ के समझ में आ जाएगा एक बार में क्या लिखा है। ये जो प्रोसीजर्स में भी उन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज किया इसके लिए अभी वो नोटिफिकेशन निकालेंगे, तब सब ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी कि एक्चुअली वो कैसे अप्लाई होंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कुछ रेट के लिए उन्होंने चेंजेस प्रपोज किए हैं। वो चेंजेस ये हैं कि एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंसेशनल GST रेट्स, जो GST रेट 30 सितंबर तक के लिए कोविड के सिनेरियो में कंसेशनल रेट प्रोवाइड किए गए थे, उसको बढ़ा के उसकी रेट उन्होंने क्या कर दी है 31 दिसंबर कर दी है। ठीक है, तो ये सारे हैं कि इनकी अब रेट जो है यही रहेगा, कब तक रहेगा 31 दिसंबर तक रहेगा। तो जो भी इन ड्रग्स में डील कर रहे हैं, जो भी इसके परचेजर बायर हैं, तो वो इसके लिए देख सकते हैं कि वो 31 दिसंबर तक इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है कि रिडक्शन ऑफ GST रेट्स टू 5% ऑन मोर कोविड ट्रीटमेंट ड्रग्स अप टू 31 दिसंबर, इसकी भी रेट बढ़ा के 31 दिसंबर कर दी गई है। ये नाम दिए गए हैं कि इसके केस में कर दिया गया है। फिर क्या है, मेकर मेजर रिकमेंडेशंस ऑन GST रेट चेंजेस इन रिलेशन टू गुड्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 अनलेस अदरवाइज। इन रेट्स की जो चेंजेस है उसकी डेट बता दी गई कि 1 अक्टूबर 2021 से हो जाएंगे, अगर कोई इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आता है, मतलब कुछ और नहीं बताते हैं तो। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल है कि 1 अक्टूबर से ये रेट जो है इन गुड्स के रेट चेंज हो जाएंगे। पहला है कि रेट्रो फिटमेंट किट्स फॉर व्हीकल्स है, कुछ होता होगा, उसके लिए क्या है एप्लीकेबल रेट जो है उससे जो है 5% रहेगा, उसका रेट 5% है। और फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स फॉर स्कीम्स लाइक ICDS एटसेट्रा है, उसका 18 से 5% कर दिया गया है। मेडिसिन है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, उसका 12% से 5% कर दिया गया है। बायोडीजल सप्लाइड टू OMCs है, उसका क्या कर दिया 12% टू 5% कर दिया गया है। फिर ओर्स एंड कंसनट्रेट्स ऑफ मेटल्स है, उसका क्या कर दिया गया है 5% टू 18% इसका बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर क्या है स्पेसिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेज एंड पार्ट्स, उसका भी बढ़ा दिया गया 5% टू 12%। तो हम देख लेंगे बहुत सारे हैं ये जितने भी रेट्स हम देख लेंगे कि इन सब के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं तो कम कर दिए गए हैं। हाँ, एक देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा था। हाँ, कि ठीक है, सारे हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कौन से रेट्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ऑल काइंड्स ऑफ पेन का था पहले 12% 18% दोनों था, अब सिर्फ 18% कर दिया गया, उसका बढ़ा दिया उन्होंने रेट। फिर ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हैं, हम सब पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा किसका रेट बढ़ा गया है किसका नहीं बढ़ा गया है।
फिर इसके अलावा क्या अदर चेंजेस रिलेटिंग टू जीएसटी रेट्स ऑफ गुड्स, इसके अलावा भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो क्या है, सप्लाई ऑफ मेंथा ऑयल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज़ बीन ब्रॉड अंडर द रिवर्स चार्ज। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कि रिवर्स चार्ज में एक और एडिशन हो गया कि अगर हम मेंथा ऑयल का सप्लाई करते हैं और हम अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं तो फिर क्या है वो रिवर्स चार्ज में आ जाएगा कि हमें टैक्स देना पड़ेगा। जो भी रेसिपिएंट होगा गुड्स का उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो किससे सप्लाई ले रहा है, परचेज किससे कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन से कर रहा है, मेंथा ऑयल का परचेज कर रहा है, तो फिर ये रिवर्स चार्ज के अंदर आ गया है, तो फिर अब उसे जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ब्रिक किल्न्स वुड बी ब्रॉट अंडर स्पेशल कंपोजिशन स्कीम विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख। ब्रिक किल्न्स को जो है 20 लाख की लिमिट के अंदर ले आया जाएगा। कब से आएगा, 1 अप्रैल 2020 से लेके आएगा। इसके लिए अभी से जो है प्रोविजन बना दिया गया, अभी से बता दिया गया है कि लाएंगे, तो आप देख लीजिए आपको करना है कि नहीं। ब्रिक्स वुड अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 6% विथआउट आईटीसी। विथआउट आईटीसी कितना होगा, अगर हम विथआउट आईटीसी लेते हैं तो विथआउट आईटीसी ब्रिक का रेट होगा 6%, और अगर विथ आईटीसी लेते हैं, कौन सी वाली लेते हैं, अगर हम लेते हैं विथ आईटीसी वाली, हम आईटीसी भी क्लेम करते हैं, तो इसका रेट होगा 12%। अब ब्रिक के लिए हमारे पास 2 रेट हो गए हैं, 6% और 12% विथआउट। और ये कब से होगा, ये अभी से नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए 1 अक्टूबर डेट नहीं है, इसके लिए क्या है, इसकी 1 अप्रैल 2022 डेट है। विथ आईटीसी, विथआउट आईटीसी 6% फॉर ब्रिक्स, विथ आईटीसी 12% फॉर ब्रिक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर क्या है, अब इसमें देख लीजिए करेक्शन इन्वर्टेड ड्यूटी। जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड फुटवेयर है, इसके लिए भी उन्होंने कह दिया है कि हमने प्रपोज कर दिया है, कुछ चेंजेस के लिए आएंगे इन्वर्टेड ड्यूटीज़, वो हम आपको बताएंगे। डिस्कस इन अर्लियर जीएसटी काउंसिल मीटिंग एंड वाज डिफर्ड फॉर एन एप्रोप्रिएट टाइम। जो डिफर कर दिया गया था वो इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से, वो जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो पिछली काउंसिल मीटिंग हमने डिफर कर दिया था वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा क्या है, हाँ ये देख लेते हैं कि केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जो पेट्रोल वगैरह है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जो जीएसटी में एम्बिट से बाहर है, उसके लिए सोचिए कि आप उसको जीएसटी में कंसिडर करिए। बहुत साल हो गए अब तो लगे हुए, अब तो उसको जो है जीएसटी में ले आइए। तो फिर काउंसिल ने कह दिया है कि अभी बहुत जल्दी है कि हम इस पेट्रोलियम गुड्स को जीएसटी के एम्बिट में लेके आएँ। तो फिर ड्यू डेलिब्रेशन द काउंसिल वॉज ऑफ व्यू, क्या व्यू था कि दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू डू सो एट दिस। अभी जो है इस स्टेज पे ये काम करना सही नहीं है, तो वो बाद में करेंगे। ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे, करेंगे बाद में करेंगे, कब करेंगे ये नहीं बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेजर जीएसटी चेंजेस इन रिलेशन टू रेट्स एंड स्कोप ऑफ एग्जेम्पशन ऑन सर्विसेज। अब जो है कुछ रेट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आ गए कुछ सर्विसेज। उन सर्विसेज के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आ गई है। वैलिडिटी ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल एंड एयर फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया इज एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जीएसटी एग्जेम्पशन दी गई थी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अगर हम करते हैं वेसल से करते हैं या फिर जो है एयर से करते हैं, बाय वेसल एंड एयर, मतलब वेसल से करना है या एयर से करना है, तो फिर हमें जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2022 तक। फिर क्या है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज ऑन पेमेंट ऑफ फी, इसका भी जो है इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इस पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा अगर हम परमिट को इशू करते हैं गुड्स को कैरी करने के लिए। तो पहले उसके ऊपर था 18% जीएसटी था, वो निल हो गया है, एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आ गया है। फिर क्या है, स्किल ट्रेनिंग फॉर विच गवर्नमेंट बियर 75% और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर। वो ऐसी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके लिए गवर्नमेंट 75% एक्सपेंडिचर बियर करती है, तो फिर जो है उसको 100% एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से। पहले 18% रेट होता था, अब उसके लिए रेट हो गया है निल। उसके बाद है नेक्स्ट की सर्विसेज रिलेटेड टू एएफसी विमेंस एशिया कप जो होने वाला है 2022 में, उसके लिए भी जितने भी परमिट इशू होंगे या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी इससे रिलेटेड, उसके लिए क्या है, उसको भी जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, निल है उसके लिए भी रेट। फिर है लाइसेंसिंग सर्विसेज और राइट टू ब्रॉडकास्ट एंड शो ओरिजिनल फिल्म साउंड रिकॉर्डिंग्स रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स टू ब्रिंग पैरिटी बिटवीन कब डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसिंग सर्विसेज को क्या 12% था, 18% कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, लाइसेंस इशू करते हैं किस लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए, कोई भी फिल्म ब्रॉडकास्ट करनी है या फिर ऐसा भी कोई लाइसेंस ऑब्टेन करते हैं कि ये सब ब्रॉडकास्ट कर सकें, तो फिर उसके लिए पहले 12% था, अब उसको 18% कर दिया गया है। इसके अलावा क्या है, प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया। ठीक है, अगर रिकॉर्डेड मीडिया हम कुछ प्रिंट करते हैं या उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, सप्लाइड बाय द पब्लिशर टू ब्रिंग इट ऑन पैरिटी विद कलर प्रिंटिंग ऑफ इमेजेस फ्रॉम फिल्म और डिजिटल मीडिया, तो उसके लिए भी 12% था, अब क्या कर दिया गया, 18% हो गया उसके लिए भी। फिर एग्जेम्पशन ऑन लीजिंग ऑफ रोलिंग बैक ऑफ आईआरएफसी, जो एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई थी आईआरएफसी और टू इंडियन रेलवेज को, वो विड्रॉ कर दी गई है। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर बीइंग मेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इफेक्ट करेगा
ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर बीइंग मेड लायबल टू पे टैक्स ऑन द फॉलोइंग सर्विस। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर पे हमने टैक्स लगा दिया कि उन्हें पे करना पड़ेगा। कब पे करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एनी टाइप ऑफ मोटर व्हीकल्स थ्रू विद इफेक्ट फ्रॉम कब? 1 जनवरी 2022। और फिर रेस्टोरेंट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं थ्रू इट विद सम एक्सेप्शंस विद इफेक्ट फ्रॉम, अब ये एक्सेप्शंस बताई जाएंगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा, तब हमें इसकी डिटेल के बारे में पता चलेगा। लेकिन अभी हमें पता चल गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को अब टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले था कि जैसे हम देख लेते हैं जोमेटो है या स्विगी है, ये रेस्टोरेंट से लेते थे, रेस्टोरेंट टैक्स चार्ज करते थे। लेकिन अब क्या है, अब जोमेटो को या जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको टैक्स चार्ज करना है। रेस्टोरेंट नहीं से मतलब नहीं है, उसको टैक्स चार्ज करना है। और ये कब से एप्लीकेबल होगा? 1 जनवरी 2022। अभी जो नोटिफिकेशन आएगी तब हम इसकी डिटेल में और जान लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि सर्टेन रिलैक्सेशंस। नेक्स्ट क्या है? सर्टेन रिलैक्सेशंस हैव बीन मेड इन कंडीशंस रिलेटिंग टू IGST exemptions relating to import of goods on lease where GST is paid on the lease amount so as to allow this exemption even if such goods are transferred to new lessee in India upon expiry or termination of lease and the lessor located in SEZ pay GST under forward charge। तो इसके लिए जो है हमने रिलैक्सेशंस कुछ प्रोवाइड की है। ये कंडीशन उसके लिए बताई गई है कि जो GST हम पे कर रहे हैं लीज अमाउंट पे, वो जो है तभी ग्रांट होगी एग्जेम्पशन अगर सच गुड्स आर ट्रांसफर टू अ न्यू लेसी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्मिनेशन लीज तब, या फिर जो लेसर कहाँ लोकेटेड है? SEZ में लोकेटेड है और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे करता है GST, तब होगी। अभी जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब इसके बारे में हम फिर से और देख लेंगे। फिर है क्लैरिफिकेशंस इन रिलेशन टू GST ऑन रेट ऑफ गुड्स। कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगा होगा किसने, तो वो क्लैरिफिकेशन वो दे रहे हैं, हमको जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है। कि प्योर हिना पाउडर एंड पेस्ट हैविंग नो एडिटिव्स अट्रैक्ट 5% GST रेट अंडर चैप्टर 14 बता दिया है, किसी को कन्फ्यूजन रही होगी। फिर क्या है? ब्रूज स्पेंट ग्रेन, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स एंड सॉल्यूबल DDGS जो है अदर सच रेसिड्यूज है, तो फॉलिंग अंडर HS कोड का, जिसका HSN कोड 2303 है, तो उसके लिए रेट क्या है? 5%। और लेबोरेटरी रिएजेंट्स एंड अदर गुड्स फॉलिंग अंडर हेडिंग 382 अट्रैक्ट GST क्या एट द रेट ऑफ 12% है। और फिर क्या है? सेंटेड स्वीट सुपारी है, ठीक है। तो फिर एंड फ्लेवर्ड कोटेड इलायची है, फॉलिंग अंडर द हेडिंग 2106 है, तो क्या उसके लिए अट्रैक्ट रेट होगा 18%। फिर क्या है? कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेज या फ्रूट ड्रिंक है, या फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेस और फ्रूट जूस है, तो फिर वो अट्रैक्ट 20% करेंगे, सेस 12% भी लगेगा। दिस इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड स्पेशली इन द GST रेट शेड्यूल, ठीक है। तो इसके लिए 28% रेट होगा और 12% सेस भी लगेगा। किस पे? कार्बोनेटेड फ्रूट बेवरेज है या फिर जो है कार्बोनेटेड बेवरेज विद फ्रूट जूस है। तो फिर क्या है? टैमरिंड सीड्स फॉल अंडर हेडिंग 1209 जो होती हैं and hitherto attached nil rate irrespective of use. However, henceforth they would attract 5% GST rate with effect from 1st October 2022 for use other than sowing. Seeds for sowing will continue. अभी तक था कि tamarind seeds जो है उसका जो है नील रेट था, वो किसी भी यूज़ के लिए यूज़ हो रही हो, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हो, उसका GST रेट नील था। लेकिन अब क्या प्रपोज किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 कि उसका रेट 5% होगा। ये नील तभी होगा जब उसको जो है हम सोइंग पर्पस के लिए यूज़ करें, मतलब बोने के लिए यूज़ करें, तभी नील रेट होगा। अदरवाइज उसका रेट क्या होगा? अदरवाइज उसका रेट 5% होगा। नेक्स्ट है कि एक्सटर्नल बैटरी इज सोल्ड अलॉन्ग विथ UPS सिस्टम्स या फिर इन्वर्टर अट्रैक्ट GST रेट एप्लीकेबल टू बैटरीज 28% फॉर बैटरीज अदर देन लिथियम आयन बैटरी वाइल UPS इन्वर्टर वुड अट्रैक्ट 18%। ये बता दिया है, क्लैरिफिकेशन दे दी गई है। किसी कई लोगों को कन्फ्यूजन थी कि कोई एक्सटर्नल बैटरी बेचता है, ठीक है, UPS सिस्टम्स या फिर इन्वर्टर, तो फिर उसके लिए GST रेट था 28% फॉर बैटरीज अदर देन लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी को छोड़ के उसके लिए था 28%, बल्कि जब UPS और इन्वर्टर जो उसके लिए था 18% रेट था, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, जो भी इनके डील करते हैं वो इसको देख लेंगे। ठीक है, GST ऑन स्पेसिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स कैन बी पेड इन टर्म्स ऑफ 7:30 रेशियो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द पीरियड। कुछ ये रिकमेंडेशंस और हैं जो उन्होंने प्रपोज किए, जब इसकी नोटिफिकेशन डिटेल आएगी तो हम देख लेंगे।
हमने समरी सबकी देख ली, हम समझ गए क्या क्या मेजर रिकमेंडेशंस वहीं आए, मेजर की प्रोसीजर में चेंज होगा। एक वो है कि जो 5% मिलता था कुछ दिन बाद हमें वो भी नहीं मिलेगा आईटीसी क्लेम करने के लिए, पूरा 100% जो है जितना भी जीएसटी और 2V में दिख रहा है हम वही आईटीसी ले सकते हैं। दूसरी मेजर रिकमेंडेशंस में ये आया है कि अब जीएसटी 1 पे भी लेट फीस लगेगी, कब से लगेगी, कब लगेगी, क्या लगेगी, कहा तो है भी कि जीएसटी 3 भी जो नेक्स्ट ओपन होगा उसमें ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी लेट फीस, हमें नहीं कैलकुलेट करनी, वो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी। ये रेट्रोस्पेक्टिवली है कि प्रोस्पेक्टिवली है, ये अभी जो है वो क्लैरिफिकेशंस में इशू करेंगे। ओके एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप जो इस प्रेस रिलीज का समरी हमें थी हमें वो समझ में आ गई होगी सबको। एंड इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन्स डू कमेंट योर क्वेरी, आई विल ट्राई टू आंसर दिस। बाकी क्लैरिफिकेशंस के लिए हम वेट करते हैं, नोटिफिकेशंस के लिए हम वेट करते हैं, उससे और सारी पिक्चर जो भी कन्फ्यूजन्स है वो सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, the like button and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Stay tuned to my channel for more such videos.